बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत है ज़िंदगी के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है एंजाइना एंड हार्ट अटैक, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन खुशखबरी यह है कि नाज़रीन, अगर इस बीमारी को टाइमली ट्रीट किया जाए तो ये 100% काबिल इलाज है। गुफ्तगू के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह करता चलूँ। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक हर साल यूके में 1,60,000 से ज़ायद अफराद दिल की बीमारियों की वजह से इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। ऑन एवरेज हर 24 घंटे में 460 अफराद, जबकि हर 3 मिनट में एक शख्स दिल की बीमारी की वजह से लुकमाए अजल बन जाता है। ये यूके में दूसरा बड़ा कॉज ऑफ डेथ भी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि ये बीमारी अगर टाइमली ट्रीट की जाए तो ये 100% काबिल इलाज है। इसी वजह से यूके में 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख से ज़ायद अफराद दिल के अमराज के बावजूद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इनमें 9 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे अफराद हैं जो हार्ट फेलियर होने के बावजूद ज़िंदा हैं। नाजरीन, हर साल यूके में 30,000 से ज़ायद आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो बदकिस्मती से फौरी मेडिकल सहूलियात मुयस्सर ना होने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं, जिसमें 90% से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। इसी एतबार से ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि आपको ये अवेयरनेस दी जा सके कि इन बीमारियों को किस तरह से ट्रीट किया जाए और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं तो इसको किस तरह एड्रेस किया जाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साकिब महमूद, जो कि एक जीपी हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ एंड कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे व्यूअर्स के लिए एक वक्त निकाला। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करना चाहूँगा कि एक आम फहम इंसान के लिए हार्ट अटैक और एंजाइना है क्या और इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो मैं इस्लाम चैनल का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। तो आपके सवाल का जवाब हार्ट अटैक और एंजाइना के लिए समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हार्ट जो होता है आपका, वो मेन पंप होता है जो आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन को दौरान खून को चलाता रहता है, पंप की तरह, जैसे एक पंप होता है। तो इसको समझने के लिए गाड़ी के इंजन की मिसाल ले लेंगे। गाड़ी का इंजन है जिसको आप जितनी तेज़ चलाना चाहें आप चलाएंगे, लेकिन उसके लिए आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं। वो क्या करता है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल की जो रवानी है वो बढ़ाते जाता है एक्सीलरेटर। तो इसी तरह हार्ट के अंदर भी आर्टरीज़ होती हैं। जब आपको ज़्यादा काम करना होता है तो हार्ट को भी ज़्यादा देर हरकत करनी होती है, उसके लिए उसको खून और चाहिए होता है। तो बजाय एक्सीलरेटर के खुद ब खुद सिस्टम होता है कि खून आता रहे और हार्ट से जितना काम कराना चाहें आप, सीढ़ियाँ चलें आप या भागें दौड़ें। लेकिन अगर उसकी खून की रफ़्तार जो है किसी तरह से कम हो जाए तो वो अलामात शुरू हो जाती हैं एंजाइना के तरीके से, और आदमी को, इंसान को इस तरह से फ़ील होता है कि सीने में किसी ने कोई एक बहुत ज़रा भारी वज़न रख दिया हो, या फिर जकड़ जाए सीना, या फिर वो जो दर्द है वो फैलता जाता है आपके उल्टे हाथ पे, या फिर कभी आपके जॉ पे भी चले आता है, मुंह के ऊपर, या फिर पीछे चला जाता है बिल्कुल। तो ये अलामात शुरू हो जाती हैं जब आदमी एक्सरसाइज करता है, जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़ के गए या फिर आप किसी सड़क पर जा रहे हैं चढ़ाई के ऊपर है और आपको ये फ़ील होने लगा कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ तो मुझे जो है जकड़ना फ़ील हो रहा है। तो ये अलामात होती हैं कि खून की रफ़्तार आराम से उस तरह से नहीं जा रही जैसे जानी चाहिए। उसकी एक ही वजह होती है, नंबर 1 वजह जो होती है कि उस आर्टरी के अंदर चर्बी बन गई है, जिसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, और वो चर्बी बढ़ती चली जाती है और खून की जो दौरान है वो कम से कम होती चली जाती है। फिर एक नौबत ऐसे आती है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो वो उसको कीप अप नहीं कर सकता खून को, और फिर उस दौरान जब सर्कुलेशन इतना कम हो जाता है तो एक क्लॉट बन जाता है, जैसे हमने बताया था स्ट्रोक में। क्लॉट बनने का मकसद ये है कि वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई। जब आपने समझें कि अगर आपने एक्सीलरेटर में पैर दिया, आपने पेट्रोल की लाइन को बंद कर दिया, तो क्या होगा? गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। तो फिर यही चीज़ होती है हार्ट में भी। लेकिन इसमें भी ये होता है कि कौन सी आर्टरी बंद हो रही है। अमूमन हार्ट के अंदर कई आर्टरियाँ होती हैं जो कि उसके डिफरेंट वॉल्स को, दीवारों को सप्लाई कर रही होती हैं। तो अमूमन 1 या 2 आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही होती है। तो किसी एक वक्त में कोई एक आर्टरी ब्लॉक होगी, तो वो हिस्सा दिल का
सही तरीके से धड़कना कम कर देगा। और अगर उसकी सर्कुलेशन को आपने दोबारा से रिस्टोर नहीं किया या चालू नहीं किया तो वो एरिया डेड भी हो सकता है, जिस तरह हमने बताया था अपने स्ट्रोक के प्रोग्राम में कि आपने ऐसे फ्यूज़ उतार दिया स्विच बोर्ड का। तो फिर अगर उसको आपने जल्दी उसके फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद ले ली और उसको ठीक कर दिया तो हार्ट बिल्कुल जैसे पहले था वैसे भी हो सकता है, जिसके लिए आजकल सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। और आप अगर फ़ोन करें 999 को कहें कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है तो वो फ़ौरी तौर पे या करीबी जो हस्पताल है उनको इत्तला कर देंगे कि हार्ट अटैक का मरीज़ आ रहा है। वहाँ पे एक टीम तैयार होगी फास्ट ट्रैक में और उनको सीधा लैब में लेके जाया जाएगा, जहाँ पे उनको एक तार के ज़रिए, इसको हम एंजियोग्राम कहते हैं, चेक किया जाएगा कौन सी आर्टरी बंद है। अगर उनको पता चल गया कि ये आर्टरी का जो अंदर का साइज़ कम हो गया है चर्बी की वजह से, तो उसके अंदर एक बलून डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी, आपने सुना होगा। और गुब्बारे को फुला के जो बंद हुई हुई जो थी नाली उसको खोला जाता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक तार जैसी चीज़ जिसको हम स्टेंट कहते हैं, ट्यूब, वो डाल दी जाती है ताकि दोबारा बंद ना हो जाए। तो स्टेंट डाल के उसको छोड़ देते हैं ताकि फिर सर्कुलेशन जो है उसकी कायम रहे, दोबारा बंद ना हो जाए। और आजकल ऐसे भी स्टेंट हैं कि उनके अंदर दवाइयाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ड्रग रिलीजिंग स्टेंट, के दोबारा उसके अंदर क्लॉट भी ना बने। तो बिल्कुल, जिस तरह के वो स्क्रीन पे भी बिल्कुल, नाज़रीन हमारे जैसे देख आप सकते हैं देख कि रहे हैं। स्टंट होता किस तरह। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है हमारे डॉक्टर साहब से, और आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शमूलियत भी कर सकते हैं। अपने सवालात, अगर आपको दिल के कोई अमराज मुब्तला, अगर आप कोई किसी भी दिल के अमराज में मुब्तला हैं या अगर आपके करीबी रिश्तेदार को, तो आप लाइव कॉल के थ्रू इस प्रोग्राम में अपना सवाल पेश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो स्टंट डालते हैं ये तो एक ट्रीटमेंट है ना, लेकिन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क क्या है? तो हार्ट अटैक जो है ये एक तो अलामत है कि आपकी सर्कुलेशन जो है ब्लड की किसी एक दिल की दीवार के लिए कम हो रही है, और ये बॉडी जो है जैसे सिग्नल देती है, जैसे कि आपकी गाड़ी में कभी इंजन ऑयल ख़त्म हो गया तो एक लाइट जलने लगती है, तो बॉडी आपको अलामात देती है कि कुछ करो, उसको बचाओ। तो ये इसकी वार्निंग साइंस आते हैं। साइंस यही होते हैं कि दर्द हुआ सीने में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, या कुछ लोगों को जो है अजीब सी मतली की कैफियत भी होती है, या फिर अमूमन उल्टे हाथ में दर्द होता है कुछ लोगों को, या फिर जौ में होता है और लोग समझते नहीं कि दिल का है। किसी को ऐसा भी होता है कि खाली जौ पे पेन हो या उल्टे हाथ में हो, दिल में ना हो, लेकिन अमूमन ये पूरा एक साथ ही होता है, ये फैलता चला जाता है। तो ये जो अलामत है ये अंजाइना की होती है। लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और फिर एक वक्त ऐसा आए कि जब बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो जाए, कि मतलब मेजर आर्टरी आपकी बंद हो जाए, तो हार्ट की जो धड़कन की जो वो है ताकत वो रुक जाती है और हार्ट अपना पंप करना बंद कर देता है। जैसी बात है कि इंजन में आपने आपकी पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, या फिर उसकी नाली जो है फ्यूल पंप वो ब्लॉक हो गई, तो होगा क्या कि आप यहाँ से पेट्रोल एक्सीलेटर को दे रहे हैं लेकिन इंजन बंद हो गया। तो वो इंजन जो बंद होना है उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, कि हार्ट आपका जो सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकता, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल स्टॉप हो ओके जाता डॉक्टर साहब, एक लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे डॉक्टर के साथ बात करना है। जी जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? हमारे घर में बच्चे 3 साल का होने वाला है, उसको चिकन पॉक्स होया था। ओके जी जी तो जी, चिकन पॉक्स हुआ था। उसका जो नुखून है ना पुराना, वो निकल गया, फिर नया आता है नाखून। जी, नाखून नया आता है जी। हाँ, तो वो नया आता है ना, फिर भी वापस निकल जाता है, तो वो क्यों ऐसा होता है? ओके, चलिए ठीक है, रेलिवेंट तो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें। समझा नहीं पूरा वो सवाल। कहते हैं कि हाँ। चिकन पॉक्स हुए थे 3 साल जी, के जी। बच्चे को, लेकिन अब जो नया नाखून आता है वो पूरा निकल जाता है, तो उसके क्या रीज़न हो सकती है क्या? अब ऐसे बगैर देखे हुए तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कई वजूहत हो सकती हैं। उसकी किसी चीज़ की कमी हो सकती है, जैसे कि आयरन की या हीमोग्लोबिन की। इसकी वजह से अमूमन जो शिकायत होती है, नाखून जो ब्रिटल हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो खून में जो आयरन है उसकी कमी होती है, इसकी वजह से जो है नाखून कमज़ोर हो जाता है। तो एक ये हो सकती ओके, है। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी जी ये नॉर्मली एक आम फहम इंसान के लिए, जैसे आपने जिक्र किया कि चेस्ट पेन होती है, जी तो जी किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए कि जो चेस्ट पेन है ये एक्चुअली हार्ट रिलेटेड नहीं है, ये या किस तरह से पता चले कि ये जो चेस्ट पेन हो रही है ये डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड है? इससे पहले एक सवाल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी सर, मुझे सांस बहुत चढ़ता है, थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस बहुत चढ़ जाता है, तो वो वीकनेस महसूस बहुत होती है, तो इसके बारे कुछ बता सकते हैं आप, क्या मसला है? ओके, कोई और सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा। बाकी टेस्ट मेरे सारे सही आए हैं, लेकिन
ये है कि पता नहीं वीकनेस है कि क्या वजह है। ओके। ये तो एक दो सवाल मैं करना चाहूँगा। एक तो आप बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है? आपको नहीं सब ठीक है। मैंने 2 महीने पहले कराए थे टेस्ट, सारे ठीक आए थे। तो शुगर की बीमारी नहीं है आपको? नहीं। कोई सीने में दर्द होता है? जैसे आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ें या आप सड़क पे चलते जाएं, थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपको रुकना पड़े या सीने में तकलीफ हो रही होती है? हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ हाँ जी। अगर तो आपको इसमें ऐसा होता है कि आप चलते जाएं और आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा फील हो कि आपका जो है सीने में तकलीफ़ हो रही हो और उसके साथ सांस फूल रहा हो, तो ये बहुत मुमकिन है कि ये सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है आपके हार्ट का, और उसके आपको टेस्ट करवाने चाहिए। जाके आपको ईसीजी करवाना चाहिए। अपने आपके जो जीपी हैं उनके पास जाके आप कंसल्टेशन करें, उनको बताएं कि जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ या चलता हूँ तो मुझे जो है ये तकलीफ़ होती है सीने में, और उसके साथ फिर सांस के भी जो है तकलीफ़ होती है। कुछ कुछ मरीज़ों को ये भी होता है कि पेन नहीं होता या फिर उनको डिफरेंट तरीके के सिम्टम होते हैं कि सांस भी फूल रहा होता है। तो उसका मतलब यही है कि जो आपका जो हार्ट की जो मसल में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके लिए कई तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आपके जो जीपी हैं वो आपको रेफ़र कर देंगे हॉस्पिटल में, और शुरू में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हार्ट की ईसीजी करेंगे, और कुछ अगर उनको दिखाई दिया उसमें तो कुछ दवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं। हाँ लेकिन पहले पिछले साल मैंने बोला था जीपी को भी, तो वो हार्ट वाले ने फोन भी किया कोरोना का ना, तो इसलिए जो है ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्स सही नहीं दिया। वो कहते हैं नहीं ये हार्ट का मसला नहीं है, ये ठीक है, आप एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, लेकिन कोई से रिस्पॉन्स यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं दिया। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर सांस की तकलीफ़ हो तो ये भी होता है कि ये अलामत दमे की हो सकती है। अगर आप स्मोक कर चुके हैं पिछले दिनों में, कई सालों में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो एक चेस्ट एक्सरे करवाने की ज़रूरत है, उसके साथ और रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो ये सारों करने की ज़रूरत होती है। ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, इसकी वजह से पता लग सकता है कि ये आपकी सर्कुलेशन जो है, हार्ट की जो आर्टरी है उसकी रुकावट की या उसकी कमी की वजह से ये अलामत हो रही हो। डॉक्टर साहब यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मेरी अपनी वालदा भी इसी सिचुएशन में रही हैं कि उनको चेस्ट पेन रहता था, और जब चलती थी तो, या स्पेशली जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो उनको सांस ज़्यादा चढ़ने लग जाता है। यहाँ पे जीपीज़ ने एक वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन वगैरह के रेफ़र भी किया, लेकिन कोई डिटेल ट्रीटमेंट नहीं किया। ईसीजी भी की, लेकिन ईसीजी में क्योंकि एक एक्टिव हार्ट अटैक हो तो तभी आता है, लेकिन जनरली ईसीजी वगैरह ठीक है। तो आम शख्स के लिए किस तरह से डिफरेंशिएट करें? वही सवाल आता है वापस कि चेस्ट पेन है या हार्ट रिलेटेड पेन है, अगर उनको पेन भी हो रही है साथ। तो सबसे पहले जो दिल का जो प्रॉब्लम होगा या एंजाइना के प्रॉब्लम होगा, वो यूजुअली मामूमन एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। तो होगा ये कि जैसे आप बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं हुआ। जैसे आपने कुछ काम करने की कोशिश की, एक्सर्शन किया, यूजुअली के एक्सरसाइज ली आपने, आप सीढ़ियों पे चढ़ के गए 2 फ्लाइट स्टेयर्स के, या आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और थोड़ी सी ठंड भी है और चढ़ाई के ऊपर है, जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं और आपको सीने में जकड़न महसूस हो रही है कि कोई टाइट बांध रहा है, कोई बेल्ट बांध दिया है, कोई किसी ने पत्थर रख दिया, वज़न रख दिया है, तो ये अलामत ज़ाहिर करती हैं कि ये दिल का प्रॉब्लम है। और अगर आपको जो है मस्कुलर है तो उसमें ज़ाहिर है हिस्ट्री होगी कि आपने कोई चीज़ उठाई या फिर कभी चोट लगी या कोई स्ट्रेन कर दिया बॉडी बिल्डिंग की, उसमें वेट उठा लिए, तो फिर पट्टा जो है आपका सीने का जो है वो खिंच गया, उसकी वजह से दर्द है उसका। और ये भी होता है कि अगर आपने कहीं सीने में हाथ रखा और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मसल जो है ये स्ट्रेन हो गया है। लेकिन हार्ट का जो पेन है आप फील नहीं कर सकते। अगर आपको पेन होता है एक्सरसाइज से, तो वो, और एक्सरसाइज रोकने से पेन ख़त्म हो जाए, तो बहुत ज़्यादा अलामत है ये कि ये जो है हार्ट की तकलीफ़ है। और आपने बहुत अच्छा एक मिसाल दी अपनी वालदा की कि जो ईसीजी कभी आप करवाएं तो ईसीजी उसी वक्त पिक करेगा कि बिल्कुल जो खून की रफ्तार उस वक्त कम हो रही हो, या फिर कि बिल्कुल हार्ट अटैक उस वक्त हो रहा हो। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि एंजाइना होता है, लेकिन जब आप जाएं तो उस वक्त दर्द नहीं है, तो आपका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आता है या बहुत ही मिनिमल चेंजेस होती है। तो उन लोगों के लिए हम एक और टेस्ट करवाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे आपके घरों में मशीन होती है वर्जिश करने की, ट्रेडमिल, जिसके ऊपर जो बेल्ट चल रही होती है और आप भागते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसकी चढ़ान को भी आप बढ़ाते हैं, बिल्कुल वही मशीन होती है। उसका सिर्फ फ़र्क ही होता है कि आपके सीने में बहुत सारी वायरिंग लगा दी जाती है और ईसीजी कंटिन्यूस ली जाती है, और आपसे कहते हैं कि चलते रहें, और आपकी जो उसकी रफ़्तार है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है। उसकी स्टेजेस होती हैं 1 2 3 स्टेज, और देखते हैं कि कितनी स्टेज पे जाके
ईसीजी में चेंजेस आ रही हैं, तो उससे पता लग जाता है कि कौन से इलाके की जो आर्टरी है वो ब्लॉक है, कितनी उसकी जो है वो उसके अंदर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही, किस नौइयत की है, तो वो एकदम से उससे पिक किया आता है। तो ये टेस्ट हम अमूमन कराते हैं कि हमें शक है बहुत ज़्यादा कि ये अंजाइना की बीमारी है, लेकिन ईसीजी आपकी कोई इतनी कंक्लूसिव नहीं है कि आपको बता नहीं रही कि है क्या नहीं है। तो फिर ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक ये नंबर 1 टेस्ट होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई एक स्कैन है। रिसेंटली मेरी वालदा को उन्होंने अल्ट्रासोनिक हार्ट स्कैन के लिए रेफ़र किया, तो वो क्या चीज़ है? वो एक अलग चीज़ होती है, वो होता है एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। वो ज़्यादातर दिल की जो हरकत को देखने के लिए होता है। ये होता ये है कि जिस मरीज़ को एक दफ़ा दिल का दौरा पड़ चुका है और उनके जो मसल वीक हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उसमें देखते हैं कि हार्ट की कैपेबिलिटी या कितनी उसकी जो है ताकत अभी मौजूद है जो ब्लड को पंप करने के लिए, उसको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राम। और ऑल्सो हार्ट के अंदर वेल्व्स भी होते हैं, जो ये उनकी कोशिश होती है कि ब्लड एक दफ़ा फेंक दिया जाए तो वापस ना आए। तो वेल्व कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, इसको कहते हैं लीकी वेल्व, लीक हो जाता है वेल्व, या फिर टाइट हो जाता है, इसके अंदर कैल्शियम भर जाता है। तो उसको देखने के लिए ये वाला अल्ट्रासाउंड जो आपने कहा है, इसको कहते हैं एकोकार्डियोग्राम, वो कराते हैं। वो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन उससे भी कभी कभी मालूम चल जाता है कि ये हार्ट का ये इलाका जो है, ये दीवार, इसमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। तो एक लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर से पूछना है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 6.6 है, और उसके बावजूद डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई तो नहीं दी है, लेकिन मेरे पाल्पिटेशन हमेशा बहुत बढ़ते हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? तो सब क्यों सवाल करना चाहेंगे थे? कोलेस्ट्रॉल अच्छा। लेवल हाई है हाँ, और पाल्पिटेशन के। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 55। अच्छा, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है कि आपके मतलब माँ बाप या भाई बहन या किसी करीबी रिश्तेदार को दिल की तकलीफ रह चुकी है? जी जैसे जी जी जी। किन को थी? मेरे अब्बू को भी थी, मेरे बड़े भाई को भी। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद एक और साथ कॉलर जी, मौजूद जी। है, उनका भी सवाल लेते हैं, फिर इनके पास तो से उसकी वापस वजह आते हैं। ये कि आप जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आपकी ये फैमिली हिस्ट्री है और आपके जो है कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, तो अमूमन हम लोग इन ऐसे मरीज़ों को एक दवाई देते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाते हैं। और 6.2 जो है बहुत ज़्यादा है, इसको होना चाहिए तकरीबन 4 के करीब। लेकिन इसमें भी ब्रेक डाउन होता है कोलेस्ट्रॉल का, और उसमें हमें देखना है कि जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल जो है, इसको हम कहते हैं एलडीएल, वो कितना है। तो उसको देखने, उसके बगैर, पूरी रिपोर्ट देखे बगैर मैं कमेंट कर नहीं सकता कि कितना है, लेकिन उसको इलाज करने की ज़रूरत होती है। एक और कॉलर मौजूद जी, है जी। हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने गल करनी सी जी। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हाँ हैं। जी, डॉक्टर साहब मेरे एक बार बहुत ऐसे जाते समय वो करते समय मेरे इधर थोड़ी सी पेन हुई, तो मैं बैठ गई तो जल्दी खत्म हो गई है। तो मैं मगर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्होंने मेरे को बुलाया, तो ईसीजी के लिए भेज दिया। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो 3.8 था, है ना, कि उन्होंने चेक करा था पहले डॉक्टर ने। मगर हॉस्पिटल वालों ने मेरा वो ईसीजी भी करी, वो भी ठीक थी, मगर मेरे को 40 मिलीग्राम दी एट्रोवास्टिन टैबलेट दी है ना, नोकिया। वो मेरे कभी दर्द तो हुआ नहीं है ना, वो तो एक दिन ही हुआ था दर्द, है ना। तो कभी बाद में तो कभी दर्द हुआ नहीं। वो मेरे को दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अब आपके हॉस्पिटल वालों ने और भी कोई टेस्ट करवाए होंगे? आपका ये ट्रेडमिल वाला टेस्ट करवाया था जिसमें आपको भगाते हैं? नहीं, ट्रेडमिल वाला नहीं करवाया। वो एक ईसीजी अकेली करी थी, तो कहती ईसीजी तो ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उसके पास पूछती हूँ, बड़े डॉक्टर सर्जन के पास। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बॉक्स से, तो पता नहीं कि कौन सी दवाई की है, तो एक एस्ट्रोवास्टिन मेरा डॉक्टर कहता आपने जरूर ले लेना, है ना, नौकिया खाना। यदि और नहीं दवाई खानी तो ये जरूर एक ले लेना, है ना। तो मेरे को लेनी चाहिए, मगर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो इतना हाई नहीं का, 3.8 है ना। असल में खाली कोलेस्ट्रॉल के नंबर से नहीं होता है, इसका ओवरऑल रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि आप एक तो पहली बात कि एशियन आपकी जो है वो है हेरिटेज एशियन एथनिसिटी है। दूसरी चीज़ ये है हो सकती है कि आपकी उम्र हो, फिर ब्लड प्रेशर होगा, फिर या फैमिली हिस्ट्री होगी। इन सब को जमा करके हम एक रिस्क असेसमेंट करते हैं, और अगर उस रिस्क में ये आ रहा हो कि आपकी
हार्ट अटैक होने की जो चांसेस हैं वो 10% से ज़्यादा हैं अगर अगले 10 सालों में, तो अमूमन डॉक्टर जो हैं वो आपको ये दवाई लिख के दे देते हैं एटोर्वास्टैटिन टाइप की, जिसको हम कहते हैं स्टैटिन। इसका काम ये होता है कि एक तो चर्बी के लेवल को कंट्रोल करना, अगर बहुत ज़्यादा है तो नीचे लाना, लेकिन ऑल्सो ऊपर जाने से रोकता है। लेकिन इसकी एक और भी इसकी वो होती है फ़ायदा कि अगर आपकी आर्टरी जो है हार्ट की, अगर वो उसमें ब्लॉकेज शुरू हो गई है तो उसको बढ़ने नहीं देती या उसको जो है मतलब डैमेज होने नहीं देती। तो उसके कई वजूहत होती हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखी आती है। खाली ये टेस्ट के नंबर से जो है हम इसको नहीं करते, हम इसको एक असेसमेंट करते हैं कि इस मरीज़ का जो इतने कोलेस्ट्रॉल की ये लेवल है ये क्या है। मेरे ख़्याल से कि जो आप बता रही हैं कि 3.8 है, ये वो होगा कि आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है LDL वो होगा, इसलिए उन्होंने आपको दवाई दी है, वरना तो काफ़ी कम है अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपको बताया गया वही बताया गया है कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ख़राब वाला वो 3.8 है, और अगर इतना ज़्यादा है तो इसको नीचे लाना चाहिए। और अगर आपके हॉस्पिटल वालों ने ख़ास तौर पे पूरा चेकअप करने के बाद दवाई दी है तो ये प्रिवेंटिव मेजर है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब ये कि हार्ट अटैक होने से पहले इसको रोक दिया जाए। तो ये मैं अपने मरीज़ों को समझाता हूँ कि ये ऐसी बात है कि आपने इंश्योरेंस ली हुई है गाड़ी की, लेकिन आपका कभी एक्सीडेंट हो नहीं रहा है, तो आप कहते हैं कि भाई ये मैं क्यों देते रहूँ ये पैसे। वो इसलिए देते हैं कि कभी कभार आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो हम दवाइयाँ देते हैं, बहुत सारे मरीज़ मुझसे यही सवाल करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर तो अब ठीक हो गया है तो अभी क्यों दे रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपका रिस्क जो होता है ना, रिस्क असेसमेंट, जो हमें लगता है कि ख़तरा आपको है अगले 10 सालों में हार्ट अटैक होने का, अगर वो हमको ये फील होता है कैलकुलेट करने के बाद कि 10% से ज़्यादा है, तो हम अमूमन ऐसे लोगों को ये दवाई देते हैं उसको नीचे करने के लिए। और मेरा ये ख्याल है कि जो आप ये नंबर बता रही हैं ये उसके बारे में बता रही हैं जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हम कहते हैं LDL। तो उन्होंने दिया, जैसे आपके जो डॉक्टर ने आपको कहा है उसको फॉलो करें आप। अगर आपको इससे कोई तकलीफ़ हो रही है दवाई लेने से तो आप जाके मशवरा करें, उसकी डोज को कम कर सकते हैं या फिर कोई और दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि पिछले साल मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट हुआ था तो उसमें वो हाई था, तो जीपी ने कहा था कि आप 20 ग्राम की स्टैटिन लो और हेल्दी लाइफस्टाइल पे आओ। तो फिर 1 साल तक हम चेक करेंगे 3-6 महीने के बाद, तो फिर अगर ठीक हो गया तो फिर आपको स्टैटिन नहीं लेनी होगी, लेकिन 20 mg की रोज लेनी है। तो अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, दरमियान में एक दफ़ा मेरा टेस्ट हुआ है तो हर चीज़ नॉर्मल थी। तो कुछ डॉक्टर या कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक दफ़ा स्टैटिन ली तो फिर सारी उम्र लेनी होती है। इस सिलसिले में अगर आप कुछ क्लैरिफाई कर सकें कि क्या मुमकिन होता है कि भाई एक दफ़ा 20 mg की स्टैटिन लें 1 साल या 6 महीने के लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए? एक तो दो सवाल करना चाहूँगा। जी, क्या सवाल करना? तो सवाल ये है कि पहली बात, आपको और कोई बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर की या शुगर की? नहीं है आपको? आपकी कोई फैमिली में किसी लोगों को हार्ट की बीमारी थी, तकलीफ थी? हाँ, वालिद साहब को फैमिली में है हार्ट बस बिल्कुल। तो फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स को अगर है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में शुमार होती हैं। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है, जी, अभी सवाल का इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप लाइव कॉल्स के थ्रू इसी तरह अपने सवालात पेश कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हम इस बीमारी को, अगर कोई इसमें मुब्तला है तो इसको टाइमली डायग्नोस कर सकें और इसको ट्रीट किया जा सके, ताकि हम अपने प्यारों को इस बीमारी से बचा सकें या उनकी ज़िंदगी उसके अंदर फ़ायदा हो सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो आप ज़िंदगी बचा सकते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने प्यारों की। इसीलिए आप अपने लाइव कॉल्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करें ताकि हम आपको इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है हार्ट अटैक एंड एंजाइना। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब एक सवाल था कि उनको एज 55 प्लस एज है,
प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और फैमिली हिस्ट्री भी है हार्ट से रिलेटेड, तो उनको अब एक दफ़ा कोई सिम्टम्स होने के बाद मेडिकेशन दी गई, तो क्या उनको मेडिकेशन स्टॉप करनी चाहिए कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा सा मामूली सा सिम्टम एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेडिकेशन में ऐसे दवाइयाँ लेता रहूँ रेगुलरली, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे आप? ये बहुत ही अहम सवाल है और ये चीज़ जो है कई मरीज़ हमसे पूछते हैं कि ये आपने दी थी दवाई और अब ये ठीक हो गई तो ये बंद कर दें। तो ये आप समझें कि ये जो दवाई है ये इसका पर्पस ही डिफरेंट है। इसका है आपको बचाव करना दिल की बीमारी से और आपकी जो हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी शरियान को बंद होने से बंद करना। ये वो नहीं कि बुखार हुआ तो आपने पैरासीटामोल ले लिया, बुखार आपका नॉर्मल हो गया तो आपने बंद कर दिया। ये आपकी चीज़ है जो कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको करार दिया जाता है कि आप हाई रिस्क रहेंगे, मतलब ये आपके लिए ख़तरा रहेगा हमेशा कि आपको ये हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी भर ना हो आपको, और उसके लिए एक तदावीर है कि एक तो डाइट और लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करें, लेकिन साथ ही साथ जो आपने दवाई दी गई है जिसको हम स्टैटिन कहते हैं, जैसे एटोरवास्टैटिन उन्होंने कहा, वो सारी ज़िंदगी लेते रहें। उसकी वजह यह है कि खाली जो ये स्टैटिन होती है कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम नहीं करती, बल्कि ये जो अंदर शरियान है इसके अंदर अगर प्लैक जिसको कहते हैं कि चर्बी का जो ज़्यादती की वजह से जो बंद होना हो, वो कभी कभी ये होता है कि वो फट जाता है, वो रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से इमीडिएटली जो है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और सर्कुलेशन बंद हो जाती है, उसको भी रोकता है। तो इसके कई इसकी जो हैं एक्शंस होते हैं इस दवाई के। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि एक आगाही के लिए, अगर आपने मुझे जिक्र किया था अपने वालिद साहब का कि उनको भी मेडिकेशन स्टॉप होने की वजह से या उन्होंने मेडिकेशन टाइमली नहीं ली, वो भी इस बीमारी का शिकार हुए, तो ताकि हमारे नाजरीन को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो कि कितना ज़रूरी है कि अपनी मेडिकेशन स्टॉप ना करें। इसी तरह भी आप ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी खाली डाइट से कंट्रोल नहीं हो सकता, उसके कुछ परसेंटेज है जो डाइट से कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो मेडिकेशन ज़रूरी है। तो ज़रा अपने वालिद साहब का अगर आप बिल्कुल, तो जो मेरे फादर थे उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको काफ़ी यंग एज में दिल का दौरा हुआ था, उसके बाद कई दवाइयाँ दे दी गई थी उनको, लेकिन उनकी हमेशा शिकायत ही होती थी कि मुझे दवाई नहीं खानी है, ये है वो है, और काफ़ी फ़िट आदमी थे वो, काफ़ी चलते फिरते थे, तो उनको ये एक चिढ़ थी दवाइयों से। तो कई दफ़ा मैं जाता था देखता था तो दवाइयाँ जो है इधर उधर से मिलती थी तकिए के अंदर से, तो वो जो थे काफ़ी वो इस चीज़ पे पसंद नहीं करते थे कि दवाइयाँ दी जाएं, या फिर वो काफ़ी चिढ़ते थे। तो उन्होंने जो है उनका दवाई लेने का था, कभी ली कभी नहीं ली, लेकिन उसका अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि एक तो उनको पहले हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद फिर मज़ीद हुए और अल्टीमेटली वो जानलेवा हो गया। आखिर में उनकी जो है जान जो है उसकी वजह से चली गई। उनकी पता ये चला कि 5 आर्टरियाँ ब्लॉक हो गई थी आखिर में। तो ये जो प्रोसेस है अगर आपकी जो है सही वक्त पे पिकअप कर लिया तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बाकी भी आर्टरियाँ आपकी जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसको हम कहते हैं आप अपनी आर्टरियों में इन्वेस्ट करें, जैसे इन्वेस्ट किया आता है अपने बच्चों के अंदर तालीम में। तो हम ये कहते हैं कि दिल के कनेक्शन में अगर आपको पता लग गया है कि आपकी ये रिस्क है तो अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अंदर ये दवाई दे के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप रोकेंगे तो आपने प्रोटेक्शन अपना ख़त्म कर दिया और किसी भी वक्त जो है ये प्रोसेस दोबारा जारी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो आर्टरी के अंदर की जो वो है जगह वो कम से कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो एकदम बंद हो जाएगी, और जब सर्कुलेशन बंद हो गई तो दिल का दौरा लाहक हो सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। जी एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब से बात करा दें। जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप बता रहे पिछले दिनों ना मेरी काफी तबीयत खराब रही, यही दिल का ही मसला था, फिर उन्होंने वो स्टेंट भी डाला। लेकिन अच्छा मुझे एक मसला, मुझे ये बताएं कि अंजाइना क्या चीज़ है? मुझे अंजाइना है काफी देर से, तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि आपको अंजाइना है। तो उसके साथ अब ये नहीं मुझे पता मुझे हार्ट फेल हुआ है कि नहीं, हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने स्टेंट डाला। उन्होंने कहा कि आपकी जो एल्ट्री है ना वो बिल्कुल बंद थी, तो फिर उन्होंने डाला है। उसके साथ मुझे चेस्ट पेन नहीं है, अब मुझे काफी रिलीफ है और मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अंजाइना क्या है। और दूसरा मेरा ये है कि मैंने ये पूछना चाहती हूँ कि सांस मुझे बहुत चढ़ता है। ये उन्होंने हालांकि इतना चेकअप किया, सारा कुछ किया, बड़ी अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया लीड्स में, तो लेकिन ये मेरा सांस, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे सांस चढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी जवाब दे दूं पहले? एक कॉल ले लेते हैं। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर बोल रहे हैं। जी बात करें, जी, डॉक्टर साहब मैं सुन रहे सुन हैं रहा हूँ। जी मैं बात करनी है, मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 23-24 ਤਾਰੀਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਹੈਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਟੋਰਿਆ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਰੀਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, 3 ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, पर उन्हें इतना सच है ना 2 महीने बिल्कुल दिहाड़ी पूरी लम्बे पे रहे ना, तो फिर रात 6 बजे जाकर लम्बे पे रहे। 2 महीने इस तरह गुजरी गए। हूँ लास्ट वीक फिर उन्हें दिलानी तकलीफ हुई है, फिर अस अस्पताल एंबुलेंस बुलाइए गए ना, तो फिर उन 9 दिहाड़े उठे रहे तो उन्हें आखी कहता हूँ उन्हें जरा क्या ना प्रोसीजर करो एंजियोग्राफी वो की ने आने न सैठू नाड़ी चो एक स्टंट न की बाया हुआ, पर इतना उन्हें की साथ चलना ना, तो उन्हें गु क्या करना चाहिए ना, तो बेहतर एडवाइस दे सकनी हो। सब सवाल का वो कहते हैं कि उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ जी। था आज से तकरीबन 3 नवंबर में लास्ट ईयर, जी। और उन्होंने अब फिर दोबारा वो 2 महीने तकरीबन घर में रहे हैं और एंजियोग्राफी भी की और अभी रिसेंटली स्टंट डाला, फिर दोबारा 9 दिन हॉस्पिटल में रह कर आए। तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनकी ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या सिम्टम्स है? एक और कॉलर मौजूद हैं, जी जी, उनको भी ऐड करके फिर इकट्ठे वो सवाल पहला का वाला जवाब सवाल देते हैं। फिर जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल था पहला सवाल कि था। एंजाइना क्या है और जी, उनको जी। सांस बहुत चढ़ता है तो उनको जी, क्या जी। सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या वजह है? तो उसके सवाल का जवाब ये है कि अंजाना जो है ये अलामत है, और पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आप वन ऑफ द लकी लोगों में से शुमार हैं जिनको हार्ट अटैक होने से पहले उसको बचा दिया गया। तो हुआ ये कि आपको ये तकलीफ़ हुई होगी कि आप सीढ़ियाँ चढ़ीं और आपको सीने में तकलीफ़ हुई, आपने डॉक्टर को जाके दिखाया, एंजियोग्राफी की, उनको पता चला कि आर्टरी काफ़ी ब्लॉक हो गई थी, तो उसको बर वक्त उसको जो है उन्होंने बलून दे के, बलून से गुब्बारे से फुला के उसके अंदर स्टेंट डाल दिया, तो वो जो ब्लॉक्ड आर्टरी थी उसको खोल दिया उन्होंने, और उसके बाद आपको बेइंतहा दवाइयाँ दी होंगी ताकि वो दोबारा बंद ना हो जाए, जिसमें एक एस्प्रिन होगी, एक ये स्टैटिन होगी, फिर ब्लड प्रेशर की दवाई होगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि उसके बाद। और अब अगर आपको फिर ये स्टेंट डालने के बाद दोबारा एंजाइना हो रहा है, जो एंजाइना की अलामत ये होगी कि दोबारा अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ें या फिर आप किसी चढ़ान के ऊपर चलती जाएं और आपको फिर दर्द हो सीने में, तो उसका मतलब ये है कि वो आर्टरी तो जो उसमें स्टेंट डाला था वो ठीक है, कोई और आर्टरी जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो फिर डॉक्टर ये करेंगे कि दोबारा आपका चेकअप करेंगे और देखेंगे कि दूसरी आर्टरी में भी अगर 70% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, तो उसको भी स्टेंट डालेंगे। तो कभी ये भी होता है कि एक वक्त में एक स्टेंट डालते हैं, फिर चलने देते हैं, मरीज़ को दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन जब उनको सिम्टम इतने बढ़ जाते हैं तो फिर दूसरा स्टेंट भी डाल देते हैं, तीसरा स्टेंट भी डाल देते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी आर्टरीज़ अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको फिर बाईपास को रेकमेंड किया जाता है। तो अंजाइना जो है ये अलामात हैं कि चेस्ट पेन हो रहा हो, आपको सीने में दर्द हो रहा हो, एक्सरसाइज करने के बाद और आप रुक जाएं तो ये दर्द ख़त्म हो जाए, ये अंजाइना की अलामत है। हार्ट अटैक ये है कि अगर आपको इसको आपने इसका ध्यान नहीं दिया, इलाज नहीं कराया, तो फिर होता है। तो आपको बचा लिया गया है इस होने से, क्योंकि आप पूरे सिस्टम में आ चुकी हैं, आपका चेकअप हो रहा है। अगर आपको फिर पेन हो, हालांकि आपको स्टेंट पड़ गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं कि बस स्टेंट पड़ा हुआ है अब तो हो नहीं सकता। उसका मतलब ये कि वो एक आर्टरी में डला है स्टेंट, कभी कभी 2 आर्टरी में, दूसरी आर्टरी में स्टेंट डालने की ज़रूरत है। दोबारा आप फौरी तिब्बी इमदाद लें, दोबारा से जाके उनको कंसल्ट करें, अपने जीपी को बताएं, उनको दोबारा से आपको रेफ़र किया जाएगा, फिर चेकअप होगा, और अगर दूसरी आर्टरी ब्लॉक है उसको भी खोल दिया जाएगा स्टेंट के ज़रिए। तो ये है। जो सांस की तकलीफ़ आपने बताई थी, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। कभी ये भी होता है कि आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपकी जो लंग के अंदर जो वो है ताकत, कंप्लायंस जिसको हम कहते हैं, वो ठीक नहीं है, उससे लोगों का सांस चढ़ता है। या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपकी इतने दिन तक आर्टरी बंद रही, उसकी वजह से आपका जो मसल जो है हार्ट का या जो पट्टा है वो वीक हो गया है। अब उसकी वजह से आपको हो रहा है हार्ट फेलियर, जो कि डिफरेंट है हार्ट अटैक से, तो उसकी शिकायत हो सकती है। उसके लिए एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है और ईसीजी और चेस्ट एक्सरे, उससे पता चल जाता है कि भाई ये फेलियर तो नहीं है। उसकी डिफरेंट तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर टैबलेट कहते हैं, डायरेटिक, कि अगर सीने में पानी आ जाए या फिर सांस चलने लगे, तो उसके लिए फिर वो जो आपने जिक्र किया था अल्ट्रासाउंड का, वो टेस्ट किया जाता है, एंजियोग्राफी नहीं की जाती उससे, वो उससे पता लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वाल्व आपके दिल के वो लीक कर रहे हैं या फिर ब्लॉकेज है। तो ये एक अलग ही अलामत है और ये डिफरेंट है एंजाइना से, सांस का फूलना
एक अलग अलामत है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और एंजाइना जो है वो दर्द होता है सीने का। ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है, अभी एक सवाल बाकी है जवाब जी, उसका, जी। लेकिन उससे पहले हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल करना मैं चाहिए? आपसे कुछ बात पूछना चाह रही थी। जी जी। जी, मैं डायलिसिस की पेशेंट हूँ। ओके तो मेरे हार्ट बाईपास ऑपरेशन हुआ है, जी। ओके लेकिन जो आप बता रहे हैं जैसे तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है, एंजाइना में, वो मुझे ऑपरेशन के बाद भी महसूस होता रहता है। ओके तो डॉक्टर बाईपास ने एक कितने स्टेंट डाल दिया था मेरे हार्ट में, लेकिन कभी कभी उल्टे हाथ में दर्द होता है और सीने में, और जब मेरी डायलिसिस की मशीन चलती है 4 घंटे के, उस वक्त मुझे टाइटनेस महसूस होती है। ओके डॉक्टर साहब के सवाल तो करना चाहेंगे? बाईपास कितने अरसे पहले हुआ था आपका? मेरा बहुत साल हो गए, 15 साल हो गए, ओह। 2015 में। तो बाईपास जो है उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है कि वो जिस वक्त किया था वो काम कर रहा था, लेकिन अगर 10 से 15 साल हो गए हैं तो जो आपकी जो बाईपास की आर्टरियाँ हैं वो भी सिकुड़ सकती है, उनके अंदर भी सर्कुलेशन रुक सकती है। तो ये अलामत यही हैं कि दोबारा से आपको ये तकलीफ़ हो गई है, और उसको जिनका बाईपास एक दफ़ा हो जाता है उनको दोबारा से स्टेंट भी पड़ सकता है। देख सकते हैं कि या तो वो बाईपास की आर्टरियाँ ब्लॉक हैं या कोई और आर्टरी जो है वो अब इन्वॉल्व हो गई है, तो इसके लिए फिर टेस्ट करवाने होंगे, देखना होगा कि ये है। लेकिन जो आप अलामत बता रही हैं ये भी अंजाइना की अलामत है, और जो आपने बताया कि 10 से 15 साल हो गए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि अब वो बाईपास नाकारा हो रहा है और उसको दोबारा से उसको ठीक करने की ज़रूरत है। या तो स्टेंट से ठीक हो सकता है, या फिर कोई नई आर्टरी ब्लॉक हो गई, या फिर वो बाईपास जो है उसकी आर्टरियाँ ब्लॉक हो गई हैं, तो उसको हम रिवीजन कहते हैं। दोबारा से भी बाईपास कुछ लोगों का हो जाता है, अमूमन उसको एंजियोग्राफी के थ्रू ओपन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जो है इसका आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे किडनी के जो लोग होते हैं, जैसे आप डायलिसिस पे हैं, सबसे हाई रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक और ये एंजाइना के मर्ज़ के मुब्तला होने के लिए हाईएस्ट रिस्क होता है ये आफ्टर डायबिटीज़। तो इसको आप इग्नोर ना करें। जी एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मुझे ना ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन साल के बाद मेरा चेकअप होता है तो दवाइयाँ चेंज नहीं हुई तो मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने ना दूध में हल्दी हाफ स्पून डाल के पिया, दूसरे दिन भी पिया ना, तो मुझे अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे ना पानी पीती थी ना ऐसे जो गले के नीचे जैसे कुछ अटक गया है, कोई चीज चुभती है ऐसे फील होता रहा, तो मैंने इसलिए किया कि चलो पता करो कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हो रही एंजाइने की या हार्ट की। ओके शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहला सवाल जो था कि जी, उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ है जी, जी। कुछ महीनों पहले, और अभी रिसेंटली स्टंट भी डला है, फिर दोबारा 9 दिन हॉस्पिटल में रह कर आए हैं, लेकिन उनको क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? अब उनको अगर स्टेंट पड़ा है तो अब ये मुझे पता नहीं कि उनकी बाकी आर्टरियों की क्या हालत कैसी है, कि अगर उसमें भी थोड़ी ब्लॉकेज है, कि अमूमन स्टेंट उस वक्त डालते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए, 70% के करीब अगर वो बंद हो जाए, और अगर 50% के करीब है तो ये करते हैं डॉक्टर के बाकी आर्टरियों को दवाइयों के ज़रिए उसको चलने देते हैं, ऐसे एस्प्रिन है, एक और ब्लड थिनर दे देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर सिम्टम बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि उन बाकी आर्टरियों में भी स्टेंट डाला जा सकता है। तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि जो उनको जितनी भी दवाइयाँ दी गई हैं आफ्टर स्टेंट डालने के बाद, उसमें से कोई भी उसमें तब्दीली ना करें अपनी मर्ज़ी से, और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो तो अपने जीपी को जाके बताएं ताकि वो चेंज कर दें। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा जो होगा कि स्टेंट डालने के बाद बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं तकरीबन 1 साल तक रेगुलर तरीके से लेनी होती हैं, अगर उसमें भी कोई अगर खामी हो जाए या गलती कर दें तो बहुत नुकसान हो सकता है, स्टेंट बंद हो सकता है। ओके तो वो सबसे जो तदाबी एतवार हैं वो ये है कि आप दवाइयों से बिल्कुल उसमें रोकें ना उनको दवाइयों को। जी डॉक्टर साहब एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या मुझे सवाल अपनी करना चाहिए? बहन के बारे में सवाल पूछना है। उनका 2016 में बाईपास हुआ है, लेकिन उनके पैरों पे सूजन रहती है, तो पता नहीं क्या होता है कि हमेशा उनके पैरों पे सूजन रहती है।
ओके जी जी, चलें जवाब देते हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले एक सवाल था कि जी, उनको जी। ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, जी। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई जी है, हाँ। और अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने वो दूध और हल्दी वाला दूध लिया, तो उसके जी। बाद उनको गले में कोई पेन या तकलीफ होती है, तो क्या इसका कोई ताल्लुक है हार्ट से रिलेटेड? इसका कोई ताल्लुक ऐसे है नहीं हार्ट से रिलेटेड, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत सारी दवाइयाँ ले रही हैं, उसकी वजह से कभी कभी जो आपकी जो नाली है खाने की उसमें वरम आ जाता है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो ये फ़ील हो रहा होगा उनको। लेकिन मुझे ये लगता है इनको कि ये इनकी जो एक और अलामत है, एक और शिकायत को कहते हैं रीफ्लक्स। होता ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी डाइट डिफरेंट होती है, फिर हम खाना बहुत लेट खाते हैं, खाना खाने के बाद सीधा हम सो जाते हैं, तो जो आपके मैदे का तेज़ाब होता है वो वापस आता है रात को, जिसको हम कहते हैं साइलेंट रिफ्लक्स, कि आप जब नींद में होते हैं तो वो आज के चला जाता है, जैसे कि समंदर की जो है वेव आई और चले गई और आपको पता भी नहीं चला, तो वो जो एसिड वापस आके जाता है। जब वो चला जाता है, मरीज़ उठता है तो उसको लगता है कि गले में कुछ हो रहा है या कोई चीज़ अटकी हुई है गले में, या जैसे कोई कांटा चुभ रहा है, वो मुसलसल ये तकलीफ़ रहती है। पानी भी पिएँ या दूध जिन्होंने किया उससे भी जाता नहीं, तो मुझे ये लगता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। उसके लिए 1-2 टेस्ट होते हैं, ऐसे एंडोस्कोपी होती है, कैमरा टेस्ट होता है जो हलक से डाल के अंदर चेक कर लेते हैं कि अल्सर तो नहीं है या फिर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर उसकी दवाइयाँ भी होती हैं वो दी जाती हैं। कभी कभी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से होता है कि एस्प्रिन पे रखा होता है तो उसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है, तो ये एक अलग ही चीज़ है, ये डायरेक्टली एज सच हार्ट से एंजाइना related की है। नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो था कि उनको, उनकी सिस्टर को 2015 में बाईपास हुआ, लेकिन उनके पाँवों में स्वेलिंग रहती है, जी सूजन रहती है, तो वो जी। क्या वजह हो सकती है? क्या ये स्टिल हार्ट रिलेटेड ही है? उसका हो सकती है और ना भी हो सकती है। उसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर वो अभी भी मौजूद हैं, कि दवाई कौन सी ले रही हैं। कभी कभी कुछ मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कॉमन जो दवाइयाँ जिनसे होता है, वो उसका नाम मैं लूँगा, जैसे एम्लोडिपिन है, फेलोडिपिन है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, अगर उसकी डोजेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे पैरों में सूजन रहती है। या फिर जो अलामात होती हैं दिल के कनेक्शन में इसके रिलेटेड, वो ये है कि बाईपास हुआ था 5-6 साल पहले और दिल के जो पट्टे हैं, जो मसल हैं, वो कमज़ोर हो गए, उसकी वजह से हार्ट फेलियर के अलामात है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सांस चढ़ता है जब एक्सरसाइज करें, और फिर स्वेलिंग हो जाती है टांगों में, और अगर आप ऐसे दबाएं अंगूठे से तो वो उसके अंदर एक खड्डा रह जाता है, जिसको हम कहते हैं एडीमा, पेंटिंग एडीमा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो कमज़ोर है। उसकी वजह ये थी कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से कई सालों बाद अब ये अलामत आ रही है, इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो उसका भी इलाज होता है, उसके लिए जो मैंने कहा था डायूरेटिक्स, जो वाटर टैबलेट हैं, वो दे के उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि क्या वजह है। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि अगर स्वेलिंग हो तो वो हार्ट ही की वजह से। सारे लोगों का यही होता है फ़िक्र, उनको यही होती है कि भाई ये स्वेलिंग हो गई है टांगों में, अब ये हार्ट का प्रॉब्लम है। हर मतलब किसी भी मेडिसिन का भी रिएक्शन भी हो सकता है? मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनको सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो होता यह है कि जब वो सारा दिन बैठे रहे टांगे लटका के तो उनको स्वेलिंग हो गई। जब रात को टांगों को ऊपर रखते हैं, सोते हैं, तो स्वेलिंग नीचे हो जाती है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट एडीमा या ग्रेविटी एडीमा है। ग्रेविटी का मतलब कि वो उसकी वजह से है। तो उनको हम कहते हैं कि आप अपने टांगों को, पैरों को स्टूल के ऊपर रख के बैठें। अगर आपको 3-4 घंटे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, उससे जो है ये स्वेलिंग कम हो जाएगी। अगर ये इससे कम हो जाती है, इसका मतलब ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट का प्रॉब्लम उस वक्त होगा कि और भी अलामत होंगी। सबसे बड़ी जो अलामत होगी वो सांस फूलने की तकलीफ़ होगी। जब भी एक्सरसाइज करें या फिर सीढ़ियों पे चढ़ें तो सांस फूलेगा और साथ साथ में ये स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी। ये अलामत हो सकती है हार्ट फेलियर की। तो आपने अलामत का जिक्र किया, मैं हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली अगर आप अपने प्रोफेसर का जो जिक्र करना चाहें कि कितना ज़रूरी है कि इसको डायग्नोज किया जाए। बाज़ औक़ात हम लोग अगर चेस्ट बर्निंग या वो अगर ये बर्निंग की सेंसेशन होती है तो हम कहते हैं इंडाइजेशन की वजह से, तो कितना ज़रूरी है कि इसको सीरियसली लें और अगर तो ये हार्ट रिलेटेड है तो इसको टाइमली ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन तो हार्ट की जो अलामत होती हैं वो वही होती हैं कि आपको सीने में दर्द हुआ, आपको घबराहट महसूस हुई, आपको लगा कि वज़न पड़ा हुआ है, या फिर ये दर्द जा रहा है आपके उल्टे हाथ में या फिर आपके जौ में जा रहा है। ये तो टिपिकल सिम्टम होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जिसको कहते हैं कि नॉर्मल से हट के सिम्टम होते हैं, उनको ये अलामत नहीं होती, बल्कि उनको इंडाइजेशन की तकलीफ़ होती है। उनको ऐसा लगता है कि बस हाजमे की तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है सीने में, जलन। तो सीने में जलन जो कि ताल्लुक़ ना हो उसका डायरेक्टली खाने से, जैसे आप कहीं दावत में गए या शादी में और खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर जलन हुई, तो वो एक अलग ही चीज़ है।
बदहज़मी जिसका है, हमारे कल्चर में वो तो नॉर्मली है। होता है। लेकिन अगर उसके अलावा आपको ये तकलीफ़ हो रही है जलन, लेकिन आप कहने कि शायद ये मुझे यही है, मैं कोई एंटासिड ले रही हूँ या गैविस्कॉन ले रही हूँ और वो लेने के बाद भी कम ना हो, तो इसका मतलब है कि ये फिर आपको शायद हार्ट की अलामत हो सकती है। उसके लिए फ़ौरी तौर पे आपको जो है हॉस्पिटल जाके ईसीजी करवा लें या फिर अपने जीपी के पास चले जाएं, जाके चेकअप करवाएं। और अगर एकदम से बढ़ रही है तो इसका ये भी हो सकता है कि आपने लिया कुछ, उसको कम करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग जो है एंटासिड ले लेते हैं या फिर वो गैविस्कॉन ले लेते हैं। उससे अगर फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि ये फिर नहीं है हाजमे की प्रॉब्लम। इमीडिएटली आप जाएँ कैजुअल्टी जाके उनको बताएं या फिर उनको ईसीजी करवाएं, क्योंकि ये एक नंबर 1 सिम्टम अलामत हो सकती है डिफरेंट टाइप के हार्ट अटैक की। जो डिफरेंट आपका जो हार्ट की जो काफ़ी वॉल्स होती हैं, इसको हम कहते हैं कि नीचे की वॉल, इंफीरियर वॉल, उसमें जब ये हो तो वो काफ़ी क़रीब होता है आपके मैदे के, तो वो उसकी जो अलामत होती है वो जलन की तरह होती है, बजाय इसके कि वो दर्द दे। तो बहुत सारे लोगों की जान ऐसे चली जाती है कि वो यही समझते रहते हैं कि बस ये तो हमको इंडिजेशन की प्रॉब्लम है। और जो मेरे प्रोफेसर थे मरहूम, उनको यही था, वो ये समझते थे, क्योंकि सर्जन थे वो, तो उनकी लाइन नहीं थी, वो ये समझते थे कि मुझे ये पित्ते में मेरे एक ये पत्थर है, इसकी वजह से मुझे ये रहता है। और एक दफ़ा बस उनको बहुत ही मेजर हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। लेकिन उनको थी असल में अलामत ये, जिसको इग्नोर किया गया, फिर उसको आगे उस डायरेक्शन में इसको नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो कि बहुत सारे डॉक्टर भी इससे चक्कर खा जाते हैं, मिस कर जाते हैं, क्योंकि मरीज़ आके आपको कहेगा कि ये हो रहा है मुझे बदहज़मी, और हम उस डायरेक्शन में चल जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर चीज़ें मैच ना हो रही हों, कि आपकी वज़न भी कम है और आपका जो है हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको फिर भी हो रहा है, आप खाने से ताल्लुक़ नहीं है जलन, तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप किसी शादी ब्याह से ओवर ईटिंग हाँ, करके नहीं आए और अगर आपको गैविस्कॉन हेल्प नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हार्ट रिलेटेड है। इसी तरह डॉक्टर साहब, एक क्लॉट जो है ये किस वजह से होता है? स्पेशली हमारे एशियन कल्चर में ये हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये फैमिली रिलेटेड हैं या हमारी एथनिसिटी में कुछ ऐसा है? ये क्या वजह है? इनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लॉट क्या होता है और ये फैमिली हिस्ट्री से इसका क्या ताल्लुक है? तो क्लॉट जो है वो एकदम से नहीं बनता, क्योंकि खून की रफ्तार जो दौरान है वो चलती रहती है सारी रगों में। होता यह है कि हमारी जो है डाइट जो है बिल्कुल ठीक नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, हम लोग जाके चेकअप नहीं कराते हैं, तो आहिस्ता 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 जो आपकी जो रगें हैं उनके अंदर चर्बी चढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और वो एक नौबत ये आती है कि उसकी जो लाइनिंग है बिल्कुल कम हो जाती है, उसकी जो जगह है खून को जाने के लिए। जब वो इतना स्लो डाउन हो जाता है तो खून ऐसा होता है, एक वक्त आता है कि खून की गर्दिश बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आती है। उस दौरान खून जो है जम जाता है। तो खून को हर वक्त चलते रहना चाहिए। अगर आपने उसको रोक दिया किसी वक्त तो क्लॉट बनने की गुंजाइश हो सकती है। आपको मिसाल दूंगा कि मोटरवे पे आप जा रहे हैं, चारों लाइनें चल रही हैं ट्रैफिक की, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस ने आके कहा कि बस एक लेन में जाना है, तो चार जो लाइनों की गाड़ियां हैं, नहीं वो बाईपास नहीं, ये तो ये क्लॉट की बता रहा हूँ, तो वो एक लाइन में जा रही होती, तो इतनी तेज़ चलती हुई जो ट्रैफिक है 70 की, वो 10 माइल पे हो जाती है। एक वक्त ये भी आता है कि गाड़ियाँ रुक जाती हैं। बिल्कुल। तो ये मिसाल होती है कि जब इतना नैरो हो जाए उसकी रफ्तार तो क्लॉट एकदम से बन जाता है। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। यकीनन ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए हम कोशिश करें कि इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करें। उस वक्त तक के लिए आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़।